नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी जी का सोना न खरीदने वाला फॉर्मूला, पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम वाला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह जाएंगे। भारत को तबाही से बचाना अब नामुमकिन सा हो गया है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी की सरकार में टॉप लेवल का अफसर रहा एक आईएएस अफसर, उन्होंने अपने इंटरव्यू में मोदी सरकार की कलई खोल के रख दी। इस फेल सरकार का एक एक सच बता दिया है। जो है आईएएस ने इंटरव्यू में, वायर के साथ इंटरव्यू हुआ है। वो इंटरव्यू तो हम दिखाने का कोई मतलब है नहीं, वायर का की प्रॉपर्टी है, वायर का इंटरव्यू है। लेकिन उस इंटरव्यू का जो सार है, सारांश, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक छोटी ही चर्चा, बहुत ये वीडियो लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके जो है ट्वीट पर चर्चा होनी है, उनके इंटरव्यू का जो सारांश है उसी पर चर्चा होनी है। तो जरा हेमंत भाई को पहले आप जोड़ लीजिए स्क्रीन पर, मैं फिर बताता हूं कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है और हम फिर चर्चा करेंगे। जरा ट्वीट ले आइए, सीधा ट्वीट लाइए और आप वायर पर जाएंगे तो इंटरव्यू भी मिल जाएगा। देखिए, किसी प्लेटफॉर्म पर अगर अच्छी चीज है तो हम कहते हैं कि आप देखिए, देखिए, कम से कम आपको सच पता तो चले। इस दौर में जहां पर झूठ आपके दिमाग में घुसाया जा रहा है, सच कहीं से भी पता चले। ये सुभाष गर्ग साहब हैं। सुभाष गर्ग कई महत्वपूर्ण, मैं ये भी क्लियर करना जरूरी है कि कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे हैं भारत सरकार में। उन्होंने 2017 से 5 जुलाई 2017 से 26 जुलाई 2019 तक इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रहे हैं ये। उससे पहले 10 सितंबर 2014 से 21 जून 2017 तक ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के कार्यकारी जो है निदेशक। ये वो होते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए कि ये वित्त मामलों पर बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत जानकार आदमी है। इसके बाद 1 मार्च 2019 से 26 जुलाई 2019 तक गर्ग साहब फिनांस सेक्रेटरी थे भारत के, वित्त सचिव थे भारत के। और उसके बाद 26 जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, फिर तो रिटायर ही हो गए, ये पावर सेक्रेटरी थे, ऊर्जा सचिव थे गर्ग साहब, सुभाष चंद्र गर्ग। और इन्होंने बहुत काम किया है सुभाष चंद्र गर्ग ने। बेसिकली इनकी किताबें सिर्फ इकोनॉमी पे ही हैं, मैं उसके आगे चर्चा करूंगा। इन्होंने 10 ट्रिलियन से जुड़ी हुई बुक लिखी है, बहुत सारे, मतलब आर्थिक मोर्चे पर बहुत जानकार व्यक्ति रहे हैं। अब ये क्या लिखते हैं, ये आप देखिए, अंग्रेजी का जो मैं हिंदी में बता दे रहा हूं। सुभाष गर्ग ने लिखा है, एक इंटरव्यू में बोला है, मतलब लिखा नहीं है, बोला है, मैं उसका सारांश बता रहा हूं। डॉलर की नकारात्मक वृद्धि, सरकार भले ही 6-7% जीडीपी वृद्धि की बात करती हो, सबसे ज्यादा डंका किस बात का बजाया जाता है? दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ भारत का है, भारत से कम जीडीपी ग्रोथ है सबका। लेकिन क्या कहते हैं गर्ग साहब, सरकार भले ही 6-7% जीडीपी वृद्धि की बात करती हो, लेकिन मौजूदा अमेरिकी डॉलर जो वैश्विक मानक है उसमें मापने पर भारत की वृद्धि दर निगेटिव हो गई है, नकारात्मक, निगेटिव में है ये जो है ग्रोथ रेट। इसका कारण कम नाम मात्र वृद्धि और रुपए का भारी अवमूल्यन है, जो रुपया गिर रहा है वो है। 2 नंबर पे पॉइंट जो है, अत्यधिक संरचनात्मक कमजोरी। गर्ग ने आयातित तेल पर भारत की भारी निर्भरता 85 से 88% इंपोर्ट बिल, इस इंपोर्ट बिल की चर्चा हमने पिछले कार्यक्रम में भी की थी, आज हॉट टॉपिक में भी। ये इंपोर्ट बिल जो है आज या कल की थी, ये 85 से 88%। ऊर्जा परिवर्तन में रुकावट, विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में धन की निकासी, ये आज ही हेमंत भाई कह रहे थे। और देखिए, मतलब ऐसा कोइंसिडेंस है कि वो इस कार्यक्रम में चर्चा में आ गया। जो विदेशी निवेशक हैं वो 21 अरब डॉलर से अधिक निकासी कर चुके हैं भारत से। और इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, इसमें हिंदी करने पे कंफ्यूजन ना हो जाए, आजकल कुछ चीजें अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर हम लोग समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉ ईवी ईवी
सेमीकंडक्टर और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में नेतृत्व की कमी पर रोशनी डाली उन्होंने। मतलब जो फ्यूचर का दुनिया का जो भविष्य है वो ईवी में सेमीकंडक्टर और एआई जो इसमें लीड करेगा वही दुनिया को लीड करेगा। और इन तीनों में भारत कुछल्ला नहीं फिसड्डी है, ये कहीं नहीं है सिवाय वही जुबानी जमा खर्च के। एआई को हम आई कहते हैं, आई तो हमारे यहाँ माँ होती है, ये सब आप भाषण खाली मोदी जी से सुन लो। बाकी एआई सेमीकंडक्टर और ईवी में क्या हालत है आपको सबको थोड़ा सा भी रिसर्च कर लोगे तो पता चल जाएगा। उन्होंने आगे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से सोने की खरीद कम करने या विदेश यात्रा कम करने जैसे अस्थायी उपाय, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे आप जो है गहरे असंतुलन को ठीक नहीं कर पाएंगे। भारत को कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल जो है ढंग से प्रबंधित रुपए का बचाव और मूल्य संकेतों को दबाने के बजाय 1991 के समान साहसिक संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये मोदी जी के उपाय हैं, सोना नहीं खरीदो, विदेश कम जाओ, घर में बैठ के काम करो, इस टाइप का जो ये कुल मिलाकर के जो पाखंड चल रहा है, सामान्य भाषा, ये पाखंडों से नहीं ये इकोनॉमी बचने वाली है, कोलैप्स होना है। अगर इससे बचना है तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में नरसिम्हा राव की सरकार में जो कदम साहसिक कदम उठाए थे, वैसे कदम अगर इस दौर में उठाए गए तो ही भारत की अर्थव्यवस्था बच सकती है, नहीं तो इसके सर्वनाश को कोई रोक नहीं पाएगा। ये कुल मिला जुला के निचोड़ है उस इंटरव्यू का। बाकी डिटेल में हेमंत भाई ने और कुछ उसका हिस्सा सुना भी है, काफी हिस्सा उसका, तो बाकी उनसे भी चर्चा में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि ये योग्य अधिकारी रहे हैं, इन्होंने अभी भी ईमानदारी से अपनी बात रखी, लेकिन एक चीज उन्होंने इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इस दौर में 91 जैसे साहसिक फैसले लेने के लिए क्या वैसे योग्य लोग हैं। ये उम्मीद निर्मला सीतारमन और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से हेमंत भाई कैसे आप उम्मीद करेंगे? वो नरसिम्हा राव थे जिन्होंने फ्री हैंड दे रखा था मनमोहन सिंह को, और वो मनमोहन सिंह थे जिनके वित्तीय कौशल के कायल पूरी दुनिया रही है। ये निर्मला सीतारमन है, इनके वित्तीय कुप्रबंधन और वित्तीय अज्ञानता का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जाता है। कितना बड़ा फर्क है। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए आशीष भाई, हकीकत क्या है कि जिसका आप जिक्र करते हो ना बार बार रह के, वो थे अर्थशास्त्री। उनको वैश्विक मुद्दों की समझ थी, उनको अर्थव्यवस्था की समझ थी, उनको डिप्लोमेसी की समझ थी, उनको एटिकेट्स थे, उनको मैनरिज्म था, उनके अंदर कंप्लीट, ही वाज ए कंप्लीट सेट ऑफ एवरीथिंग। उनके बोले हुए हर शब्द को बराक ओबामा ऐसे थोड़ी कहता है कि पूरी, जब मनमोहन सिंह सुनते हैं तो पूरी दुनिया बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। यहाँ तो राजनाथ और अपना अमित शाह बताते हैं कि जब मोदी की तरफ, मुंह की तरफ देखते हैं, कौन देखता है ये नहीं पता। मोदी जी और उनका पूरा सिस्टम, ये अर्थशास्त्री नहीं, ये कंप्लीटली अनर्थशास्त्री। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। सुभाष चंद्र गर्ग साहब हिंदुस्तान के उन विरले कुछ नौकरशाहों में से एक है जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, डंके की चोट पर, पूर्व नौकरशाह। आपने देखा होगा लवासा साहब किस धमक के साथ लिखते हैं रोज, हर दिन उनका कोई ना कोई आर्टिकल, आज हिंदू में है, आज ट्रिब्यून में, आज किसी अखबार में, और वो इलेक्शन से लेके हर चीज को, वो भी फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। इस तरीके से कुरैशी साहब सुबह से शाम तक इनकी पोल खोलते हैं सेमिनारों में, हर जगह। अब जो आपने मुद्दा किया, इस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मोदी जी जब क्या कहते थे, जब नोटबंदी की, लेस कैश फिर कैशलेस, नहीं नहीं जुमले पकड़ के लाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, दर्शकों के कान खुल जाएंगे सारे के सारे। मई 2014 में आशीष भाई, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, भारत में जो नकदी थी ना प्रचलन में, रुपए कैश जितना था मार्केट में, वो 13 लाख करोड़ रुपए थे। मई 14 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे नकदी अर्थव्यवस्था का वायदा किया कि नकदी नहीं करेंगे। आज 2026 के अंदर आपको पता है भारत में नकदी कितनी है अर्थव्यवस्था में? केवल 43 लाख, 3.25 गुना। ये मोदी जी का लेस कैश है, कैशलेस। मोदी के पिछले 12 वर्षों में हर 1 लाख नगद वृद्धि पर रुपया डॉलर के मुकाबले 1 रुपया 33 पैसे गिरा।
हर 1 लाख रुपए नगद, हर 1 लाख नगद वृद्धि पर, और आपकी होगी कितनी? 3.25 गुनी। पिछले 4 वर्षों में आशीष भाई, मोदी ने 12 लाख करोड़ रुपए नगद शामिल किए और रुपया डॉलर के मुकाबले में 1.5 गुना गिरे। और अब चौंकिएगा मत, पिछले 4 वर्षों में आरबीआई ने 12 लाख करोड़ रुपए नगद बढ़ाए और 8.55 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार को लाभांश के रूप में दे दिए। सुनते जाइएगा, इसका मतलब क्या समझे आप? समीकरण ये है कि परिचालन में जो हर 1 लाख नगद वृद्धि पर 70% लाभांश के रूप में मोदी सरकार को वापस भुगतान किया जाता है। ये आरबीआई कह रहा है, मैं और आशीष तराशी नहीं कह रहा। हर साल सरकार का लालच बढ़ता जा रहा है और आरबीआई मोदी सरकार को अधिक लाभांश देने के लिए बाजार में और अधिक नकदी डालती जा रही है। इसके परिणाम भी हैं, बाजार में अधिक नकदी, अधिक रुपया डूब रहे हैं और यही आंकड़े बता रहे हैं। ठीक, यह है मोदी जी का अनर्थ शास्त्र। अब अगली चलिए, मोदी जी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, आपको पता है ना किस तरह का डंका बजता है? कौन बजाता है पता है आपको? वो डंका बजाते हैं मोदी जी के चंद, जो भाजपा ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी और ये वो बजाते हैं सारे के सारे, कि मोदी जी के दर्शन हो गए, भगवान आ गए, वही महिला लंदन में मिलेगी, वही नॉर्वे में मिल जाएगी आपको। अभी 2 दिन पहले की बात, मैंने एक खबर भेजी है कंट्रोल रूम को, जरा वो दिखवा दीजिएगा। तो मोदी जी के जो ये प्रिय उपासक है, एनआरआई जिनको आप कहते हैं, सारे नहीं कुछ है, इन्होंने केवल 1 महीने में आशीष भाई 2 अरब डॉलर अपने भारतीय खातों से निकाल लिए। एनआरआई की बात कर रहा हूं, एफआईआई की, एनआरआई की। और केवल 1 महीने की बात है ये, 1 महीने का अकाउंट है ये, केवल मार्च के अंदर ये निकाले हैं जब ईरान वार शुरू हुआ। ईरान वार शुरू होने से पहले हिंदुस्तान के बैंकों के अंदर एनआरआई के जो पैसे थे 165.65 बिलियन डॉलर थे। ठीक, और आज की तारीख में वो 167.58 थे और अब ये 165.65 रह गए केवल। और हमारे एनआरआई इंडिया के अंदर जो खाते थे वो निकाल दिए। एफआईआई की बात आपने की, 2.5 लाख करोड़ रुपया निकाल चुके हैं इस साल के। ठीक, छोड़ दीजिए उसके, सुबह से शाम तक आप किसके लिए काम करते हैं? 18 घंटे, 2 के लिए, अंबानी और अडानी। आप तो बहुत पुराने आदमी हो, सीजनड आदमी हो, सारी चीजें समझते हो। मुझे अडानी और अंबानी का एक प्रोडक्ट बताओ जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता हो, या एक प्रोडक्ट बताओ जिसका भारत में डंका बजता हो। क्या प्रोड्यूस करते हैं? या वो ट्रेडिंग करते हैं? किस बात के विश्व गुरु हो आप? बता दीजिए मुझे, आपका कौन सा एक प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में चल रहा है? अंबानी और अडानी ने इस देश को क्या दिया? जो देते थे बेचारे छोटे एमएसएमई वाले, जिनका छोटा मोटा सामान बिकता था, उनको बर्बाद और सर्वनाश कर दिया उनका नोटबंदी ला करके। ये दोनों ट्रेडिंग में लगे रहते हैं। फिर देश के पैसे, रुपया की कीमत गिरेगी कि बढ़ेगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब जब ये इस तरह का क्राइसिस आएगा, हमारा तेल का बिल बढ़ेगा, उसी से डॉलर की कीमत पिटेगी। रही से ही कसर, इंडस्ट्री का सत्यानाश हुआ तो एफआईआई भाग गए। भारत का इस साल एफआईआई में शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं अभी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भारत के अंदर वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता है पिछले 1 साल में भारत में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में, यानी कि वो लगाने की बजाय विड्रॉ कर रहे हैं। कल मोदी जी ने पता है क्या कहा मीटिंग के अंदर? आप कह रहे थे ना 4.5 घंटे डंका बजा, वीडियो बनाई, फलाना बताइए, उसमें 1-2 बातें उन्होंने ज्ञान की भी दे दी। उसमें कहा पिछला भूल जाओ, आगे की सोचो। कैसे भूल जाए? पिछले का जो 12 साल में डंका बजा है, उसी की बर्बादी तो अगले 20 साल भारत भुगतेगा। बाकायदा लंबी चौड़ी हेडिंग देखी मैंने, आपसे चर्चा भी की। कांत कहते हैं कि पिछला भूल जाओ, अगले की बात करो, यानी कि 12 साल तो राइट ऑफ कर दिया। उन्होंने इस देश के अंदर सत्ता में आने के बाद क्या किया? मेक इन इंडिया कहा ना। मेक इन इंडिया में क्या बनाया जरा बता दो मुझे। असेंबल इन इंडिया तो हो रहा है, और जो असेंबल हो रहे हैं एप्पल के फोन, उनको कितना वो दे रहे हैं आपको पता है? प्रोत्साहन। इतना भारत को टैक्स नहीं मिल रहा, उससे फालतू प्रोत्साहन दे रहे हैं उनको। ठीक, उसके बाद एआई, आपको याद है जब राजीव गांधी थे, किस तरह से उन्होंने आने वाले दौर में सॉफ्टवेयर की पावर को पहचाना, और पूरी दुनिया के अंदर हम सॉफ्टवेयर में आज भी सॉफ्टवेयर पावर में सबसे ऊपर है। ठीक, आज एआई का जमाना है, भारत कहां खड़ा है? आपने बिल्कुल सही कहा, एआई, हमारे यहां तो आई कैसे कहते हैं और कहते हैं। और एआई की पहली 100 कंपनियों में भारत की कोई कंपनी हो तो बताओ। और मोदी जी ने सम्मेलन कर डाला एआई का।
और उसमें वो चाइनीज रोबोट दिखा दिया, चाइनीज रोबोट। भाई साहब ये सारी की सारी ऑप्टिक्स है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, इकोनॉमी के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया इस देश को। आगे आर्थिक तौर पे अगर आपको संभालना है ना, आगे कोई भी अगर आगे आएगा तो 20 से 25 साल लगेंगे उसको, ये अर्थशास्त्री बताते हैं। इन्होंने मिट्टी में मिला के रख दिया। और ये जो कंसेप्ट है इसको वैसे आइसोलेशन में मत देखिएगा, ये 100 साल से जो एक एनजीओ काम करती है ना, उसका है ये। वो क्या है, इसको कहते हैं ओलिगार्क मॉडल, जो रशिया में पुतिन चलाते हैं, कि 2-3 धरना सेठ हो, बाकी सारी लेबर क्लास हो, फिर जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। और अब इस एसआईआर का मतलब समझ लीजिएगा, आपने इसराइल के अंदर देखा है ना, 2 तरह की आबादी है, एक आबादी जिसको वोट का अधिकार है और एक आबादी जिसको वोट का अधिकार नहीं। इसराइल में होता है। भारत के अंदर जो ये एसआईआर की गई है, ये वो मॉडल है। कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, कौन से विजन की आप बात कर रहे हैं? 12 साल बाद आप 4.5 घंटे अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठते हो, उनको कहते हो पिछला भूल जाओ, यानी कि आज तक आप लफाजी कर रहे थे, अब क्या कह रहे हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, बर्बाद करने के लिए आए थे आप, तो विश्व गुरु बनाने वाले थे, अच्छे दिन लाने वाले थे। अब कह रहे हो अगर युद्ध नहीं रुका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा एकदम 10 दिन पहले तो ये नहीं था, बंगाल का रिजल्ट आने से पहले तो आपने नहीं कही, तब तो सब चंगा सी, परिणाम आते ही सब कुछ नंगा सी। कब तक बेवकूफ बनाएंगे और कब तक इस देश का मीडिया इस अर्जित लोकतंत्र का सत्यानाश करता रहेगा? कोई सवाल ही नहीं है भाई साहब, अर्थव्यवस्था पे सवाल नहीं, घटनाओं पे सवाल नहीं, दुनिया में पिट रही बद पे सवाल नहीं। मुझे एक बात आई, आप अमेरिका का विदेश मंत्री आया और सीधा प्रधानमंत्री से 1 घंटा मिल लिया, कभी सुना आपने? प्रोटोकॉल होता है भाई साहब, आके विदेश मंत्री से बात करेगा, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई, पूरी लंबी चौड़ी वहां बात होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री को कॉल ऑन करने जाएगा 2 मिनट 5 मिनट। यहां श्रीमान रूबियो आया सीधा प्रधानमंत्री के यहाँ, कौन सा प्रोटोकॉल है ये? और उधर वो आपका लेजर आई वाला जयशंकर, और उधर वो अपने बैठे थे एनएसए साहब आपके जी डोल, उधर उनका राजदूत बैठा था, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में विदेश मंत्री के राजदूत बैठा हुआ था। कौन से प्रोटोकॉल बना दिया आपने? आप अमेरिका के क्या हो, साझेदार बता रहे थे आपके। ट्रंप किससे मिलेगा आके, नेहरू से? हो क्या रहा है आशीष भाई देश के अंदर, किसी ने पूछा? ऐसी प्रोटोकॉल, मान लीजिए जयशंकर गए अमेरिका, ट्रंप से कितने सेकंड मिलेंगे वो? एक फोटो अपॉर्चुनिटी, अरे प्लेजेंटरीज। मिलने को ही बहुत है, कई बार बिना मिले लौटना पड़ता है भैया। वो तो बहुत बार होता है, जरूरी नहीं होता वो। कॉल ऑन एक फॉर्मेलिटी होती है, अगर टाइम है सामने वाले के पास तो चले जाओ, तो कोई बात नहीं। हमारे वाले तो 18 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे से ऊपर उसने मीटिंग में बता ही दिया। जो गौर है राजदूत, उसने बता दिया कि मोर देन 1 आवर दिस मीटिंग लास्टेड, बट ही वाज डिस्कसिंग। एंड देन इफ ही इज डिस्कसिंग दिस विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट ही विल डिस्कस विद द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। भाई आप ये ले आए आपकी उस मुद्दे पे, हम लोग डिबेट ही नहीं आज करने, कई बार हेमंत भाई ने कहा। आप देखो उसको, वो फोटो हो तो दिखा भी देंगे, अगर आपके पास हो तो दिखा दीजिए, दर्शक देख लें एक बार वो फोटो जो मीटिंग वाली है, क्योंकि फोटो तो है। अब हम लोग कार्यक्रम में लगाए नहीं थे कि इस पर भी आएंगे, नहीं तो हो तो भेजिए, दन से लगा देंगे। मोदी और जो है रूबियो एक साथ बैठे हैं, मोदी के तरफ जैसे होता है ना कि जब 2 लीडर्स बैठते हैं तो उनकी टीम, मोदी के तरफ जयशंकर अजित डोभाल बैठे हैं, और रूबियो के तरफ से मतलब उस साइड, अमेरिकी साइड से तो सर्जियो गोर बैठा है राजदूत, और एक और कोई और भी है। बताओ जयशंकर और वो गोर एक बराबर में हो गए, ये देख लो फोटो, आप खुद देखिए, ये देखिए। नॉर्मली मतलब राष्ट्राध्यक्ष, अगर मुझे लगता है अगर ट्रंप के साथ कभी जयशंकर की मुलाकात भी होगी तो ऐसे नहीं होगी। और बहुत सारे मोदी जी भी जाते हैं, और बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत भी आते हैं, बहुत सारे विदेश मंत्री भी भारत आते हैं। जरा इसके पहले किसी विदेश मंत्री के साथ मोदी जी ऐसे 1 घंटे की मीटिंग आप लोग सर्च करके बताइएगा। हो सकता है हमारी जानकारी में कुछ कमी हो तो हम पूरी कर लेंगे, और हम पक्का वो फोटो दिखा देंगे या विजुअल दिखा देंगे या खबर दिखा देंगे कि कोई विदेश मंत्री आया हो और सीधे आकर के उसकी पहली मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई हो, और विदेश मंत्री वगैरह पीछे स्टेपनी में बैठे हों और घंटे भर मीटिंग चली।
ढूंढ कर आप लोग लाइएगा, बताइए। प्रोटोकॉल ही तो रिपोर्टिंग किए हैं हेमंत जी, उसके प्रोटोकॉल ही हो विदेश मंत्री के साथ, पूरी बैठक विदेश मंत्री के साथ। एजेंट ये भी नहीं है कि आकर के खाली विदेश मंत्री से मिल करके और कहेगा अच्छा हम मिल लिए अब जा रहे हैं मोदी से मिलने। वो कंप्लीट एजेंडा जो भी है, पॉइंट बाय पॉइंट कंप्लीट एजेंडा वो डिस्कस करेगा अपने काउंटर पार्ट के साथ। एग्जैक्टली। उसका काउंटर पार्ट जयशंकर है। यहाँ वो नरेंद्र मोदी के साथ कर रहा है, जयशंकर पीछे लेजर आई से वो कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, सब श्रोता बन के बैठे। ये भारत की 143 करोड़ वाले विशाल भूभाग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, देश नहीं सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के नाम से भारतीय उपमहाद्वीप, और उस भारतीय उपमहाद्वीप लीडर है। आशीष भाई माफ कीजिएगा, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। ये तो भारत के अंदर हुआ। अमेरिका के अंदर क्या हुआ था याद है आपको? पिछले साल फरवरी में मोदी जी, जयशंकर और उनका पूरा दिल्ली, ये डोवल साहब और सारे, और वहां कौन बैठा था पता है? एलन मस्क के बच्चों की आया और उसके बच्चे वहां खेल रहे थे, ये डेलीगेशन लेवल की। और हमारा वो एम्बेसडर था यूएस में, पूरा डेलीगेशन हमारा प्रधानमंत्री का, एलन मस्क, उसके छोटे छोटे बच्चे, उनकी आया और मोदी जी के साथ मीटिंग की। अमेरिका की क्या हो, आप ये तो बता दो मुझे, मेरे पास तो शब्द नहीं। एक उद्योगपति ऑफिशियल विजिट के ऊपर अपने बच्चों की नैनी को लेकर के वहां बैठा हुआ है, और आप कह रहे हो हमारा डंका बजता है? सोचिएगा, उद्योगपति के साथ हमारा पूरा टॉप लीडरशिप, टॉप, और यहां आकर के रूबियो प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटे चुप। मुझे कोई एक उदाहरण बताइए दूसरा आपकी दुनिया का जहां ऐसा हुआ। एक, जो भी चर्चा आपने करनी है वो विदेश मंत्री से कीजिए। प्रधानमंत्री के पास आप कॉल ऑन करने जाते हैं, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, अपने लीडरशिप की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, ये जाके अपनी शुभकामनाएं वहां के राष्ट्रपति के नाम, कोई चिट्ठी पत्री हो तो वो पकड़ा देते हैं, छुट्टी। कोई वाणिज्य मंत्री होगा तो वाणिज्य मंत्री से मिलेगा, रक्षा मंत्री होगा तो रक्षा मंत्री से मिलेगा, कॉल ऑन करने के लिए वो किसी के पास नहीं। ये एक नई चीज देख ली मैंने आज अमेरिका के साथ। एलन मस्क क्या है भाई कि भारत के प्रधानमंत्री पूरे डेलीगेशन के साथ मिलेंगे उससे, वो भी अमेरिका में, ट्रंप से एन पहले। क्यों मिले थे पता है आपको? अगले दिन ट्रंप से मिलना था, ट्रंप नाराज था, ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन पे नहीं बुलाया था, अडानी का केस था, और वो एक दूसरी चीज भी है नेतन्याहू वाली, वो भी थी। इसलिए उन दिनों मस्क जो था वो उनकी आंखों का तारा था, इसलिए उससे जाके मिले। उस समय उसको यूज कर रहे थे नजदीक जाने के लिए। ये डिप्लोमेसी होती है इतने बड़े देश की, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू। अच्छा, और कमाल देखिए, अब तो अमेरिका के अंदर आपने फर्में हायर की है, लाखों डॉलर रुपए दे रहे हैं उनको आप। लाइजनिंग फर्म हायर की हिंदुस्तान ने अमेरिका में, पता है आपको? 1 से ज्यादा, उस पर अपन ने शो भी हाँ, किया था। 2-3 दिन भारत के ये दिन आ गए, और भगत सुबह श्याम तो क्या कहते हैं, दुनिया में नाम हो गया, डंका बज गया। अमित शाह जी कहते हैं उनसे पूछे बिना कोई काम ही नहीं होता। राजनाथ कहते सारा दुनिया उनके मुंह की तरफ देखता है। यहाँ मार्को रूबियो आता है सीधा आपने, क्या बताते हो आप, कौन सा लोकल लैंड का क्या नाम रखा हुआ आपने आजकल, सेवा तीर्थ, वहां पे पहुंच जाता है, 1 घंटा मीटिंग करता है। ये समझ से बाहर है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, सोच करके देखिए। लॉबिंग फर्म वगैरह काम बता दें क्या है। आप बीच बीच में देखते होंगे कि अमेरिका के एक बड़े अर्थशास्त्री ने कहा कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है, भारत के साथ जो है, भारत पर टैरिफ लगा के अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पर पीटीआई एएनआई, वो पैसे, आपको मैं बता रहा हूँ, आज मैं नई चीज बता रहा हूँ। ये लॉबिंग कोई सरकार के लिए नहीं है, ये सारी फर्में जैसे यहाँ एएनआई पीटीआई ये सब खोजते हैं दिन भर में कि कौन सा ऐसा चंपक मिल जाए जो कहे मोदी जी डंका बजा रहे हैं। 4 बाइटें आती है ना, मोदी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, 100 रुपया भी पेट्रोल और महंगा हो जाए तो हम ले लेंगे, उस टाइप के। ऐसे ही वो फर्में वहां पर चंपकों को खोजती हैं कि बताएं कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की भारत से पंगा लेकर के। वो वहां से कहते हैं चीन और पाकिस्तान दोनों को बर्बाद कर देगा भारत, बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था उभर रही। उनको क्या है, वो बोलने के लिए उनको मिल जाता होगा 10-20 हजार डॉलर, 50 हजार डॉलर है, क्या चाहिए।
ये कर रही, लॉबिंग ही करना है ना, तो लॉबिंग कर रही है मोदी जी के लिए, देश का पैसा जा रहा है। नहीं तो उस लॉबिंग का रिजल्ट भी देश को पता चले कि कितना पैसा जा रहा है और भारत को उससे क्या हासिल हो रहा है। भारत सब तो दे ही रहा है, सब दे रहा है। डॉलर का आपको मैं बता देता हूं, आंकड़े बता दूं, जब चर्चा आई है। डॉलर के मुकाबले रुपये बचाने के लिए 22 मई, सिर्फ एक दिन, 22 तारीख को सिर्फ एक दिन के अंदर, यानी कल, 2 से 3 अरब डॉलर, मतलब 2 to 3 बिलियन डॉलर की आक्रामक बिक्री आरबीआई ने की, डॉलर की। डॉलर जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे डॉलर निकालते हैं, ये बहुत दिन से चल रहा है, ये पिछले 3 महीने से। विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 50 जो है बिलियन डॉलर नीचे आ चुका है। ये 50 बिलियन डॉलर कहाँ गया है? ये 50 बिलियन डॉलर लगाया है तब 97 पे रुपए पहुंचाया है। एग्जैक्टली 50 बिलियन डॉलर नहीं लगा होता तो रुपए पता नहीं 105 पे होता कि 107 पे होता। ये कल्पना कीजिए, एक एक दिन में आरबीआई 3 बिलियन डॉलर लगा देती है। सालाना रिकॉर्ड बिक्री 2025-26 से रुपए के को अत्यधिक टूटने से बचाने के लिए केंद्रीय बैंक ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी शुद्ध डॉलर बिक्री की, जिसके तहत कुल, देखिए हमने अभी कहा था, अंदाजा लगाया था, ये अभी का पिछले एक महीने का इसमें अपडेट नहीं है, कुल 53 अरब डॉलर 53.13 बिलियन डॉलर बेचे गए हैं। 53.13 बिलियन डॉलर बेच दिया गया है रुपया बचाने के लिए फिनेंशियल ईयर 25-26 में। और ये 25-26 है, अभी अब 26-27 शुरू है, और 26-27 जब से शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, अप्रैल और मई, ये अप्रैल मई और संकटपूर्ण रहा है। तो 53 बिलियन डॉलर से ज्यादा पिछले साल निकाल दिया, और पिछले 2 महीना में पता नहीं कितना निकाला होगा, 1.5 महीना, 2 महीने, 1 महीना 23 दिन में। आप कल्पना करिए आरबीआई जो है क्या आरबीआई करवाया जा रहा है। ये जो डिविडेंड गया है जो है 3.25 लाख करोड़ रुपए, ये सब आरबीआई भी अब सरकार, एक आरबीआई का था ना गवर्नर उर्जित पटेल, छोड़ना पड़ा था, गुजराती था, लेकिन ये नहीं मैटर करता कि आप कहाँ के हो, कि गुजराती हो तो। आप अगर बिल्कुल पर्दा लगा करके, ढक करके देश के सामने से, और पीछे से मोदी जी को आप नहीं उनके ब्रांड को बचाने के लिए काम करोगे तो आपको जाना पड़ेगा। हेमंत भाई, फाइनल कमेंट। अभी मैं देख रहा था जब आपने ये सारा डेटा निकाला, आरएसएस की विंग कह रही है रुपी शुड नॉट बी अलाउड टू हिट ₹100 पर डॉलर। तो आपने 100 का टारगेट खुद ही रख दिया भाई लोगों ने। ये जो निस्तुला हैबर की रिपोर्ट है, द डिबेट रेजिंग ओवर सो एंड सो, इस पे सारे का सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये है। ऑन थर्सडे अरविंद पनगड़िया, द चेयरपर्सन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, had posted on X saying that the RBI should allow the rupee to slide even over 100 per dollar। 100 से ऊपर भी जाने तो कोई, द फिगर वाज जस्ट ए नंबर, ये केवल एक संख्या है, ये अरविंद पनगड़िया के। तो रुपया कहां तक जाए उसकी भूमिका बन गई, कोई बात नहीं। और जो सबसे ऐतिहासिक बात थी उसको भी आपको याद होगा ना, जब क्या कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, जबकि डॉलर का बेड़ा गर्क है ऐतिहासिक तौर पर। ये निर्मला सीतारमण महोदया ने कही थी, जो दूसरी अर्थशास्त्री है मोदी की बात। तो आशीष भाई, पूरी अर्थव्यवस्था का और पूरी की पूरी जो सत्ता का जो सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, उसका सत्यानाश ये लोग कर चुके हैं। और अब ये फेस छुपाते बच रहे, लेकिन फेस छुपा नहीं पाएंगे। कब तक ये सारी चीजें आप यहाँ कब तक छुपा लोगे? बाहर का मीडिया बता देता है सारा, फिर आप डैमेज कंट्रोल में लग जाते हो, फिर आप नैरेटिव बदलने में लग जाते हो, फिर आप किसी को ब्लॉक करने में, किसी का पेज हटवाने में, इन सारे कामों में लग जाते हैं। अल्टीमेटली ये सारी की सारी जो सर्वनाश की मुट्ठी थी, ये खुल चुकी है। और अभी आपसे बात करने से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे शो की, तो मेरे पास एक बहुत सीनियर बैंकर बैठे हुए थे, बहुत सीनियर बैंकर। तो उनको मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा जी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी कि मोदी एज प्राइम मिनिस्टर विल बी ए डिजास्टर फॉर इंडिया, वो केवल 12 साल में स्टेब्लिश हो गई। स्टेब्लिश्ड, आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं छोड़ी, आपका कहीं पर किसी चीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आपका कोई नाम नहीं है, आपकी एमएसएमई बर्बाद कर दी, आपकी करेंसी बर्बाद कर दी, आपकी जितनी चीजों में आत्मनिर्भरता थी वो सारे का सारा बाहर से आ रहा है। आपके पास है क्या वो बता दीजिए। आपके पास केवल एक डंका है, सुबह से रात तक झूठ बोलो, मक्कारी करो, भय फैलाओ, झूठ फैलाओ, और
सत्ता थी, और चुनाव आयोग की मदद से, एजेंसियों की मदद से, अब तो पैरामिलिट्री भी शामिल कर ली उस प्रोजेक्ट में। अब इस देश का जो होना है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो बहुत थोड़े समय में मोदी ने स्टैब्लिश करके दिखा दिया कि ये देश सर्वनाश की तरफ उससे नीचे रुकेगा। चलिए हमको इजाजत दीजिए, लेकिन लास्ट में जो बात आई, याद आ गई फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात, तो मैं दर्शकों से कहूंगा आज आप लोग बताइए अपनी राय कमेंट करके, और इसको इस हिस्से काट करके ट्विटर और सब जगह फेसबुक इंस्टा पर डलवाइए। देखते हैं राय क्या आती है। मोदी इज ब्लॉकबस्टर और डिजास्टर, यही बताना है भाई। भक्त कहते हैं मोदी इज ब्लॉकबस्टर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था जो साबित हो चुका है, मोदी इज बिगेस्ट डिजास्टर। तो ब्लॉकबस्टर या बिगेस्ट डिजास्टर, आप लोग बताइए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।